हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर 2025 का ड्यू है अक्टूबर के महीने में। सिर्फ यूपी पीसीएस ही नहीं, अगस्त से लेकर दिसंबर का एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जिसमें कि लगभग सभी पीसीएस की परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, और हालांकि अभी एचएस जो हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जामिनेशन होता है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है इस ईयर का 2025 का। ऐसा देखा जाता है इस बार काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। फेब के मंथ में उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आ जाता है और अप्रैल से लेकर मई के बीच उसका एग्जामिनेशन हो चुका होता है, लेकिन आज हम लगभग आधा अप्रैल गुजर चुका है और अभी तक एचएस का नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि ये मई के महीने में नोटिफिकेशन निकाले और अक्टूबर नवंबर सितंबर के आसपास ये पेपर भी ले लें। ये भी होने की संभावना, इसी के साथ एमपी पीसीएस भी होने वाला, मध्य प्रदेश यूके पीसीएस की भी बातें चल रही, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस भी होने वाले। खैर, तो हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है हाई एल्ड टॉपिक के नाम से, जहां से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। अब देखिए, यूपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है। अब मैक्स टू मैक्स आपके पास 40 दिन का समय बच गया है जिसमें कि आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो किया है होम रूल मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। अब देखिए, ये 1916 से लेकर 1918 तक चला था। होम रूल का क्या मतलब होता है? होम मतलब गृह, घर, रूल मतलब शासन। मतलब हम जो शासन करेंगे वो अपने घर से करेंगे। इसके दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे जिनके बारे में बात होती। एक हो एनी बेसेंट, आयरिश लेडी थी। आयरलैंड में आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, आयरलैंड भी अभी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो उन्होंने वहाँ पे होम रूल दे रखा था। मतलब ये कि आप पार्ट तो रहेंगे यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन आप अपने तरीके से सरकार चला सकते हैं, उसको गवर्न कर सकते हैं। बस सेंट्रल अथॉरिटी यूनाइटेड किंगडम के पास रहेगा। तो एनी बेसेंट का कहना था कि इसी तरीके से इंडिया में भी होम रूल आना चाहिए। और दूसरे लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। ये दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे इस होम रूल मूवमेंट के। 16 से 18 के बीच चला था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर अलग अलग पीसीएस के द्वारा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और किस तरीके के इसमें कॉन्सेप्ट है और फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय 1916 में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बिल्कुल ही मिड में इसको स्टार्ट किया गया था, इंस्पायर्ड बाय आयरिश होम रूल मूवमेंट। तो जो आयरलैंड का होम रूल मूवमेंट था उससे पूरा का पूरा जो मूवमेंट था ओत प्रोत था, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी जा रही थी। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में ही बात करी जा रही थी। उस वक्त तक हम इंडिपेंडेंस का क्या स्वरूप हो सकता है उसकी परिकल्पना नहीं कर पाए थे। कौन कौन से की लीडर्स थे पूछा जाता है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? देखिए, 1905 में ब्रिटिशर से हो जाती है गलती। उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया था। अब बंगाल के पार्टीशन से क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, ये बंगाल का रीजन हुआ करता था। तो आज के दिन में आप जो देख रहे हैं बांग्लादेश, और अभी आप वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के जो हिस्से देख रहे हैं, सभी के सभी बंगाल में आता था। इसको 1905 में पार्टीशन कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। हालांकि उन्होंने ये डिवाइड किया था हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके में। इस तरफ जो लोग थे हिंदू मेजोरिटी में थे और इस तरफ के लोग मुस्लिम मेजोरिटी में थे। तो उन्होंने सोचा कि इस एकता को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इससे पहले स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। इसकी वजह से उनको बहुत ही मतलब एक सेटबैक था उनके लिए स्वदेशी मूवमेंट। बाय द वे, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स डिवाइड हो गया था 1907, सूरत स्प्लिट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तिलक इंटर होते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में आफ्टर 1914, क्योंकि इनको मांडले के जेल में डाल दिया गया था। जब वहां से वापस आते हैं तो फिर से ये एक्टिव पॉलिटिक्स के पार्ट बन जाते हैं। राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म एक नए चरम में पहुंच चुका था जहां पे चीजों को असर्ट किया जा रहा था। मतलब ये कि अपनी चीजों को प्रमुखता से रखने की बात की जा रही थी,
जो 3P था उससे जो कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस 3P में बिलीव करते थे। क्या था ये 3P? एक P का मतलब होता है प्रोटेस्ट, दूसरे P का मतलब होता है प्रेयर और तीसरे P का मतलब होता है पेटिशन। ये प्रोटेस्ट करते थे, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हड़ताल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसी के साथ साथ इनका बिलीव होता था प्रेयर में, ये उन्हें चिट्ठियां लिखते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, और पिटिशन उनको अपना आवेदन पत्र देकर आते थे कि प्लीज आप हमें होम रूल दे दीजिए, आप हमें स्वतंत्रता दे दीजिए। लेकिन इनका यह मानना था कि इन तरीकों से हमें कभी भी स्वतंत्रता मिलने से रही। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मूवमेंट का, उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले स्वराज्य की बात करी गई, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक वेस्टर्न इंडिया से आते थे और वहीं पे मराठा साम्राज्य भी था जिसका कि मेन कॉन्सेप्ट ही था स्वराज्य का। ये मासेस को एडुकेट करते थे पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, मोबिलाइज करते थे पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल को। अलग अलग पत्रिका, अलग अलग किताबें, मैगजीन के जरिए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो निकाला गया जो महत्वपूर्ण मैगजीन था, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। मराठा को इंग्लिश में ये पब्लिश करते थे और केसरी को इंग्लिश में, आप इसको मराठी में याद रखिएगा। प्रमोट डेमोक्रेटिक आइडियल्स को क्या करते थे, इसके जरिए प्रमोट करते थे। मेन लीडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, पहले ही बताया मैंने, और एनी बेसेंट। अब ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का एरिया अलग अलग था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि किन्होंने कहाँ कहाँ पे होम रूल को एस्टेब्लिश किया था। अब ध्यान रखेंगे चूंकि तिलक मराठी थे, महाराष्ट्र के थे, तो ये महाराष्ट्र में करेंगे, पुणे में। और कौन कौन सा इनका इलाका था? महाराष्ट्र था, कर्नाटका था और सेंट्रल प्रोविंस जो क्या था मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। एनी बेसेंट साउथ में थी, मतलब ये मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के इलाके में इनका। बॉम्बे सिटी की बात करी जा रही है, महाराष्ट्र स्टेट की बात करी जा रही है, क्योंकि बॉम्बे उस वक्त पे उनका एक प्रोविंस था। इसमें एक और चीज याद रखने वाली है कि दोनों स्टार्ट तो 1916 में ही हुआ था, लेकिन अप्रैल में हुआ था तिलक का और सितंबर में हुआ था एनी बेसेंट का। तो पहले तिलक करेंगे, बाद में एनी बेसेंट करेंगे। मेथड्स एंड स्ट्रेटजी की बात करें तो वही न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स छापना, पब्लिक मीटिंग्स, लेक्चर्स, टूर्स, सेमिनार्स लेना, लोकल ब्रांचेस को बनाना, हर क्षेत्र में अलग अलग ब्रांचेस को एस्टेब्लिश करना, प्रोपगेशन द आइडिया ऑफ स्वराज। तो जो स्वराज्य का जो आइडिया था उस आइडिया को लोगों तक पहुंचाना, मासेस तक पहुंचाना, ये इनका तरीका था, इनकी स्ट्रेटजी थी। सरकार ने क्या रिस्पॉन्स किया? इनिशियल इंडिफरेंस, लेटर रिप्रेशन। पहले तो उन्होंने इसको जाने दिया, बाद में इसको रिप्रेस करना स्टार्ट किया। एनी बेसेंट को 1917 में अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके अरेस्ट के बाद, जो कि हमेशा होता है, किसी पॉपुलर लीडर को आप अरेस्ट कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा मोमेंटम मिल जाता है उसको। पैन इंडिया एजिटेशन होने का ब्रिटिशर्स को डर था, यानी कि ब्रिटिशर्स भी इनसे घबरा गए थे। अचीवमेंट्स क्या था? क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अवेयरनेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अवेयरनेस मासेस के बीच हो गया। रीयूनिफाइड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, फाइनली जो मॉडरेट्स होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं सूरत स्प्लिट के बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट के तहत एक साथ आ जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स होता है उसके लिए रास्ता बनता है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे निकलकर सामने आता है। फिर इसका डिक्लाइन भी स्टार्ट हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले जाते हैं 1918 में। बेसेंट जो एनी बेसेंट का जो पॉपुलैरिटी था काफ़ी तेजी से नीचे गिरता है। महात्मा गांधी और गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाता है इसके बाद से, क्योंकि एक लीडरशिप गैप आ जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इन लोगों के नहीं रहने की वजह से। महात्मा गांधी जी इस वैक्यूम को फुल करते हैं और फाइनली मास सपोर्ट लॉस कर देता है इसका जो भी ये मूवमेंट था। सिग्निफिकेंस क्या रहा? पहले इंस्टांस में ऐसा देखने को लगता है कि पैन इंडिया मोबिलाइजेशन देखने को मिला और जो गांधीयन एरा है उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तैयार करके देता है। इसको अगर कंक्लूड करें तो इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग हालांकि ये बहुत कम समय के लिए रहा, 3-4 वर्षों के लिए, लेकिन काफ़ी लंबा इम्पैक्ट छोड़कर जाता है इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो में और एक बहुत ही फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है इंडियन इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से होम रूल लीग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंडिया के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए।
तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।